ये क्या बनाया है तूने? शी, ऐसा खाना तुझे तेरे बाप ने सिखाया क्या? नमक डाला भी है या नहीं? तुझसे तो ठीक से खाना बनाना तक नहीं आता। सुधा ने पल भर को रवि की ओर देखा। उसकी आंखों के नीचे नींद और थकान की परछाई थी। सुबह से चूल्हे की धुआं भरी रसोई में लगी हुई थी। लकड़ियां पूरी तरह भीगी थी रवि। सोचा था धूप निकलते ही सुखा दूं, पर दिन भर बादल छाए रहे। अगर तुम कहो तो कुछ और बना दूं तुम्हारे लिए? बहाने मत बना सुधा, हर रोज कुछ ना कुछ गलती रहती है तेरी। तुम रहने दो। पता नहीं मेरे माँ बाप ने तुम में क्या देखा कि मेरे पल्ले बांध दी। मैंने उन्हें कितनी बार मना किया था कि इस लड़की से शादी नहीं करनी, पर उन्होंने एक न सुनी। सुधा बस चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मैं सीख जाऊंगी रवि, थोड़ा वक्त दो। सीखने के नाम पर कब तक बहाने बनाएगी? शादी को 1 महीना हो गया और अब तक खाना बनाना नहीं आया। सुधा की शादी को अभी बस 1 महीना ही हुआ था। गांव के लोग कहते थे, रवि तो सीधा साधा लड़का है, अच्छी नौकरी करता है। सुधा का भाग्य खुल गया। पर सच्चाई कुछ और थी। अगले दिन की दोपहर घर का आंगन फिर से शोर से भर गया था। चूल्हे के पास सुधा सब्जी काट रही थी। तभी पीछे से सांस की तीखी आवाज आई। सुधा, ये सब्जी ऐसे काटती है कोई? तूने कभी अपनी माँ को रसोई में देखा भी है क्या? सुधा ने धीरे से जवाब दिया, अम्मा मैं कोशिश कर रही हूँ, आज पहली बार ये सब्जी बना रही हूँ। कोशिश छोड़, तेरे हाथ से तो रोटी भी ठीक से नहीं सिकती। घर की बहुएं सुख लाती हैं, तू तो सिर पर बोझ बन गई है। इतने में रवि बाहर आया। चेहरे पर पहले से ही गुस्सा था। उसने दोनों की आवाजें सुनी और बिना कुछ पूछे सुधा पर चिल्ला पड़ा। हर दिन झगड़ा क्यों होता है इस घर में? माँ तुझसे परेशान, मैं परेशान, आखिर तेरे में कमी क्या नहीं है सुधा? सुधा ने चुपचाप सिर झुका लिया। आंखों में आंसू भर आए। लेकिन रवि की आवाज और ऊंची हो गई। तेरे बाप ने वादा किया था कि शादी के बाद 10,000 रुपए देगा। कहाँ गए वो पैसे? मेरे दोस्त की शादी हुई, उसे तो दहेज में कार मिली, और मुझे क्या मिला? एक ऐसी बीवी जो ना घर संभाल पाए ना इज्जत रखे। सुधा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, रवि, पापा की तबीयत खराब थी। उन्होंने कहा था थोड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन देंगे जरूर। मुझे बहाने नहीं चाहिए। तुम्हारे घर वालों ने हमें धोखा दिया है। अगर पैसे नहीं दे सकते तो साफ साफ बोल देते। ये बोझ मेरे गले क्यों बांधा गया? हाँ बहू, हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। न रूप न सलीका, और ऊपर से गरीबों का बोझ। अम्मा, मैंने आप दोनों का अपमान कभी नहीं किया, पर क्या किसी इंसान की कीमत सिर्फ पैसों से तय होती है? अरे सुनो इसे, अब हमें ज्ञान देगी ये बेल बुद्धि। शादी के कई दिन बीत जाने के बाद भी रवि की दुल्हन उसके दिल में जगह नहीं बना पाई थी। रवि हमेशा उससे बुरा व्यवहार करता और मौका मिलते ही दोस्तों के सामने उसकी बुराई करता। एक दिन दोस्तों के साथ बैठा था, तभी एक दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, अरे भाई रवि, अब तो तू पूरा घर वाला बन गया लगता है। बीवी मिली और दोस्तों को भूल गया। अरे अब तो बस घर गृहस्थी के बंधन में बंध गया तू। बीवी ने तो तेरे सारे रंग ही फीके कर दिए होंगे। कौन सी बीवी? मत पूछ यार। मेरे नसीब में तो सिरदर्द लिखा था। सुंदरता भी नहीं, बात करने का ढंग भी नहीं, ऊपर से हर चीज में गलती। अरे छोड़ ना यार, नई शादी है, सब ऐसे ही बोलते हैं शुरू में। धीरे धीरे दिल लग जाएगा। दिल लगाना तो दूर की बात है, उसे देखता हूं तो दिन भर का मूड खराब हो जाता है। अरे भाई, अगर मेरी जगह तू होता ना तो तुझे समझ आता। खुद तो बढ़िया घर और खूबसूरत बीवी पाकर मजे में है, और मुझे देख, ऊपर वाले ने क्या सजा दे दी। अरे हाँ, तेरी साली तो गजब की सुंदर थी शादी में। उसने तो तोहफे में मोटरसाइकिल और 50,000 रुपए भी दिए थे। हाँ, और मेरे ससुराल वालों ने 10,000 देने का वादा किया था, वो भी अब तक नहीं दिए। लगता है नसीब ही खराब है मेरा। शांत रहे यार, इतना गुस्सा ठीक नहीं। थोड़ा वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। मैं सुधा को उसके मायके छोड़ दूंगा। अब और उसके साथ रह पाना मेरे बस की बात नहीं। क्या सुधा का परिवार गरीब है इसलिए इतना गुस्सा है,
या कोई और बात है? पता नहीं यार, पर सच कहूं तो उसमें मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। न रूप, न स्वभाव, न बात करने का तरीका, कुछ भी नहीं। शादी के शुरू में सबको ऐसा लगता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है, तालमेल बैठ जाता है। नहीं भाई, मैंने महसूस किया है ये रिश्ता कभी नहीं चल पाएगा। जिसे देखकर मन ही भारी हो जाए, उससे तालमेल कैसे बैठेगा? बचपन से तंगी में पली बड़ी सुधा के पिता सोचते थे कि बेटी की अच्छी शादी हो जाए तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। पर झटके तब आए जब शादी के बाद असल हालात सामने आए। एक दिन राम प्रसाद सुधा के घर गए। पापा, आप कैसे हैं? बहुत दिनों बाद आए हैं। सुधा की आवाज में चिंता और उम्मीद दोनों थीं। सुधा के पिता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, पर कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए? तभी रवि ने कमरे में आकर कहा, कौन आया है सुबह सुबह? ओह, आप आए हैं। 10,000 रुपए साथ लाए हो ना? सुधा के पिता की निगाहें झट से झुक गईं। वे हिचकते हुए बोले, अरे बेटा, अभी तो शादी के खर्चे ही बहुत हो गए थे, थोड़ी देर दीजिए, मैं जुगाड़ करके दे दूंगा। कितना समय चाहिए? 1 महीना तो गुजर गया, अब और किस बात का इंतजार? पापा, आप यहाँ दूर से आए हैं और ये लोग ऐसे बातें कर रहे हैं, मुझे बहुत शर्म आ रही है। बेटी, मैं तेरे लिए सब संभाल लूंगा, मैं अभी जुगाड़ करके पैसा ले आता हूँ। पर तभी रवि की माँ की आवाज तीखी गूंजी, अगर पैसे नहीं आए तो तुम्हारी बेटी की इस घर में कोई जगह नहीं होगी। सुधा का चेहरा सिकुड़ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हिम्मत करके कहा, पापा, मैं आपका अपमान सहन नहीं कर सकती। बच्चों के सामने माता पिता का अपमान कौन सह सकता है? ये मेरी ही भूल है, मुझे पैसे लेकर आना चाहिए था। मैं अभी चला जाता हूँ, जुगाड़ करके लौट कर आऊंगा। डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। रवि के मन में एक ही ख्याल था, किसी भी तरह सुधा को इस घर से निकाल देना। पर माँ बाप के कारण वो अभी कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा था। हाँ भाई, क्या बात है? सुबह सुबह बुलाया किस काम से? जल्दी बोलो, मुझे भी काम पे जाना है। यार, आज सच में जरूरी बात है, बस 2 मिनट सुन ले। बोल, क्या मसला है? सुन, अखिल काका की इकलौती बेटी अनीता है ना, बड़ी सुंदर और संभ्रांत परिवार की है। उसके पिता के पास ठीक ठाक संपत्ति भी है। काका ने कहा कि वे अनीता के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मैंने सोचा तुझसे पूछ लूं, तेरी हालत तो पता ही है। तू मुझे ये सब क्यों बता रहा है? मेरी शादी ही तो अभी हुई है। नहीं यार, यही तो मजेदार बात है। काका को तेरी शादी के बारे में कुछ भी पता नहीं। देख, मामला सीधा है। अगर सुधा को किसी तरह इस घर से हटवा दिया जाए तो तेरे लिए रास्ता साफ हो जाएगा। अनीता जैसा रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। मुझे बताओ यार, दहेज में मुझे क्या मिलेगा? अनीता के पिता के पास तो सब कुछ है, वो इकलौती बेटी है। शादी के बाद सब कुछ उसी के हवाले होगा। सोचो, घर, संपत्ति, रुतबा सब तेरे नाम पर। सुधा को यहाँ से कैसे हटाया जाए, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। चाल बड़ी सरल है, थोड़ा ड्रामा करना होगा। तेरी माँ के कुछ आभूषण कहीं छिपा देना और फिर वो चीजें सुधा के साथ दिखा दी जाएं। फिर हंगामा खड़ा हो जाएगा। क्या? चोरी का आरोप लगा देंगे? हाँ, सब कुछ इस तरह सेट कर देंगे कि शक सीधे सुधा पर ही आए। जब सामान उसी के पास मिलेंगे तो घर वाले खुद कदम उठा लेंगे। सुधा के लिए यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। आज महंगाई के इस जमाने में जहाँ 2 वक्त की रोटी जुटाना भी किसी जंग से कम नहीं, वहाँ राम प्रसाद ने अपनी बेटी की खुशी के लिए अपना घर गिरवी रख दिया। हाथ में सिर्फ 10,000 रुपए लेकर वो भारी मन से सुधा के ससुराल की ओर चल पड़ा। दिल में एक ही ख्याल था, अगर बेटी मुस्कुराएगी तो यही सबसे बड़ी दौलत होगी। पापा, आप यहाँ क्यों आ गए? यहाँ आकर तो आप अपमानित हो जाएंगे। दामाद जी कहाँ है? बेटा, दामाद के लिए 10,000 रुपए का जुगाड़ करके लाया हूँ। राम प्रसाद ने थके हुए स्वर में कहा, इतने सारे पैसे आप कहाँ से लाए पापा? बेटा, तुझे इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं। दामाद घर पर नहीं है क्या? पापा, वो कहाँ गए हैं मुझे भी पता नहीं। अच्छा, तो तेरे सास ससुर को बुला दे, मैं उन्हें पैसे दे दूंगा। वे भी घर पर नहीं हैं। वे आज दोपहर तक लौट आएंगे, तो आप यही रुक जाइए पापा। जब वे आएंगे तो आप उनसे मिलकर पैसे दे दीजिए। नहीं बिटिया,
मैं अभी नहीं रुकूंगा, मुझे जाना है, घर में भी कुछ देखना है। पापा, अगर आप पैसे अपने दामाद को अपने हाथों से ही देते तो ठीक रहता। इस घर पर मेरा कोई हक नहीं है। मैं आपको यहाँ रुकने के लिए भी नहीं कह सकती। ठीक है बेटी, मैं समझ गया। पापा, भाई की पढ़ाई ठीक चल रही है ना? बस वो अच्छा इंसान बन जाए, वरना उसे भी मेरी तरह जिंदगी में दुख सहना पड़ सकता है। हाँ बेटी, वो भी मेरे साथ आना चाहता था पर मैं उसे ला नहीं सका। कह रहा था कितने दिन हो गए दीदी को देखे हुए, अगली बार मैं जरूर चलूंगा। उसे कहना मैं भी उसे बहुत याद करती हूँ। कह दूंगा बेटी, बस अब चलूं, बहुत देर हो गई। ये लो पैसे, दामाद को दे देना। इतना कहकर रामप्रसाद वहां से चला जाता है। सुधा दरवाजे के पास खड़ी अपने पिता की जाती हुई परछाई को देखती रह जाती है। रवि को पैसे तो मिल जाते हैं, पर उसके मन का जहर अब भी नहीं मिटता। वो अब भी सुधा को घर से निकालने की साजिश सोचता रहता है। एक दिन मौका मिलते ही जब सुधा आंगन में कपड़े सुखाने गई होती है, रवि धीरे से अपनी माँ के गहनों का छोटा सा डिब्बा उठाता है। धीरे धीरे वो कमरे में जाता है, सुधा का बैग खोलता है और माँ के गहने उसमें रख देता है। फिर बैग को वैसे ही बंद कर देता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब देखता हूँ इस बार कैसे बचती है तू सुधा। जब माँ के गहनों की चोरी उसी के बैग से मिलेगी तो खुद मेरी माँ ही इसे इस घर से बाहर निकाल देगी। थोड़ी देर बाद वो बाहर जाकर जोर से चिल्लाता है, अरे माँ, तुम्हारे गहने कहाँ हैं? डिब्बा तो खाली पड़ा है। घर में हड़कंप मच जाता है। सास दौड़कर आती है। क्या बोल रहा है रवि? गहने गायब है? हाँ माँ, लगता है किसी ने चोरी कर लिया और घर में तो कोई आया नहीं, बस सुधा ही थी। सुधा हैरान रह गई। उसने कांपते हुए कहा, मैंने चोरी नहीं की है माँ जी। मैं तो आपके कमरे में भी गई ही नहीं थी। मैं तो बाहर कपड़े धो रही थी। रवि ने कड़क आवाज में कहा। अब ज्यादा चालाक मत बनो। शक्ल से भोली भाली लगती हो पर असल में चालाकी कर लेती हो। घर में और कौन था सिवाय तुम्हारे? इसका बैग चेक करो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे ही सुधा का बैग खोला गया, वहां सचमुच गहने निकले। गहने देखते ही सास का चेहरा सिकुड़ गया, आंखें फैल सी गईं। उसने तीखापन स्वर में कहा, ये तो मेरे गहने हैं। तेरे बैग में ये क्या कर रही है सुधा? मैं तो तुझे शरीफ समझती थी, तू चोर निकली। सुधा की सांसें रुक सी गईं, होठ कांपने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तेरे माँ बाप ने तो तुझे बहुत सीधी सादी बताया था, पर अब समझ आई कि तू ऊपर से भोली, अंदर से चालाक है। घर में किसका क्या है सब तुझे मालूम रहता है। अब मौका मिला तो सीधा गहनों पर हाथ डाल दिया। कितनी शर्म की बात है। जिस घर का नमक खाया उसी घर में चोरी। माँ जी, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। बोलना बंद कर। तुम्हारे जैसे लोगों के साथ घर में रहने की भी क्या जरूरत? तुरंत अपनी चीजें उठाकर निकल जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं रही। सुधा को सबके सामने घर से निकाल दिया गया। आसमान में बादल छाए हुए थे, हवा में नमी थी और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। दिल टूट चुका था। वो धीरे धीरे सड़क पर चलती हुई अपने मायके की तरफ निकल पड़ी। काफी देर पैदल चलने के बाद जब वो अपने घर पहुंची, दरवाजे पर उसका छोटा भाई खेल रहा था। जैसे ही उसने सुधा को देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। वो दौड़ता हुआ आया और बोला, दीदी, दीदी तुम आ गई। वाह, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। सुधा ने अपने आंसू छिपाने की कोशिश की और हल्की मुस्कान लाई। भाई ने तुरंत पूछा, दीदी, अब तुम हमारे पास ही रहोगी ना? अब मैं यहीं रहूंगी। अच्छा बताओ, पापा कहाँ गए हैं? पापा घर पर नहीं है क्या? नहीं दीदी, वो तो जमींदार के घर गए हैं। जमींदार रोज हमारे घर आता है दीदी। हर बार घर खाली करने की धमकी देता है। कहता है अगर पैसे वापस नहीं दिए तो ये घर अब उसका हो जाएगा। ये सुनते ही सुधा के कदम जैसे जमीन में धंस गए। अब उसे सब समझ आ चुका था कि उसके पिताजी ने
उसकी खुशियों के लिए अपना घर तक गिरवी रख दिया था और वो पैसे रवि को दिए गए थे, जिसने उसी की जिंदगी उजाड़ दी। तभी वहां राम प्रसाद आते हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सुधा बेटा, तुम यहाँ? दामाद जी नहीं आए क्या? सुधा कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, नहीं पापा, मैं अकेली आई हूँ। आप सबकी बहुत याद आ रही थी, तो सोचा आपसे मिलने चली आऊं। सुधा ने जबरन मुस्कान ओढ़ ली, पर उसके मन में दर्द का सैलाब उमड़ रहा था। वो अपने पिता को सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक सुबह रवि अपने दोस्त राजू के पास पहुंचता है। क्या यार राजू, ना तुम फोन उठाते हो ना मुझसे मिलने आते हो। आखिर बात क्या है? अरे जल्दी बोल, क्या काम है? वो तूने मेरी शादी की बात चलाई दी ना अनीता के पापा से, क्या कहा उन्होंने? अरे छोड़ भी दे अब ये बातें। तू अभी तक उसी के सपने देख रहा है। इतना बड़ा बिजनेसमैन अपनी बेटी की शादी तुझसे करेगा? तू ये भूल गया क्या? तू शादीशुदा है। पर तूने तो कहा था कि उन्हें मेरी शादी के बारे में पता नहीं है। अब पता चल गया है, और अब वो तुझसे शादी नहीं करवाएंगे। जो अपनी बीवी का ना हो सका, वो किसी और का क्या होगा? रवि चुप रह गया। उसके चेहरे पर गुस्से और बेबसी का अजीब मिला जुला भाव था। उधर सुधा ने अपने माँ के गहने बेचकर जमींदार का कर्ज चुका दिया था। थोड़े पैसे जो बचे, उनसे उसने गांव के नुक्कड़ पर एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली थी। धीरे धीरे वही दुकान उसके घर की उम्मीद बन गई। उसी से उसके भाई की पढ़ाई का खर्चा निकलने लगा और घर के सारे जरूरी काम भी चलने लगे। एक शाम रामप्रसाद थके कदमों से दुकान के पास पहुंचे। उन्होंने प्यार भरी नजरों से सुधा को देखा और बोले, बेटी, अब तुझे अपने ससुराल जाना चाहिए। गांव के लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। लोगों का मुंह तो कभी बंद नहीं होता, पर समाज में नाम तो रखना पड़ता है। सुधा कुछ देर चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, ठीक है पापा, मैं कल ही चली जाऊंगी। अगली सुबह सुधा अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। मन में एक ही उम्मीद थी, शायद अब तक रवि का गुस्सा ठंडा हो गया होगा। जब सुधा अपने ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी सास खड़ी थी। चेहरे पर अब वो पुरानी सख्ती नहीं थी, बल्कि पछतावे और ममता की झलक थी। सास ने सुधा को देखते ही कहा, सुधा बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे अब समझ आ गया है कि गलती तेरी नहीं थी, गलती तो रवि की थी। नहीं बेटा, तू चाहे तो फिर से इस घर में अपनी जगह बना सकती है। मैं तेरी सास नहीं, माँ बनकर तेरे साथ रहूंगी। सुधा की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ नहीं बोली, बस माँ जी के गले लग गई। पर उधर रवि अब भी अपने अहंकार और नफरत में डूबा हुआ था। रात गहरी हो चुकी थी। घर के बाकी लोग सो चुके थे, पर सुधा को नींद नहीं आ रही थी। वो धीरे से कमरे में आई, जहां रवि अब भी गुस्से में बैठा था। सुधा ने धीमे स्वर में कहा, रवि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आ गई तू चोरनी? किस मुंह से वापस आई है तू इस घर में? रवि, मैं चोर नहीं हूँ। चुप रह। तेरी वजह से मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मुझे बदनाम करवा दिया तूने। अब फिर से इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? जा अपने चोर बाप के पास। रवि, मेरे पापा ने जो दिया वो उनकी हैसियत से ज्यादा था। तुम नहीं जानते उन्होंने उसके लिए क्या क्या खोया है। हैसियत? तेरे बाप की कोई हैसियत ही नहीं है सुधा। गरीब आदमी था, है और रहेगा। उसी ने अपनी गरीबी मेरे सिर बांध दी है। रवि, जो इंसान अपने ससुर का सम्मान नहीं कर सकता, वो किसी और का भी नहीं कर सकता। तुम मेरे पति हो, इसलिए चुप हूँ, वरना जवाब देना मुझे भी आता है। रवि का गुस्सा और भी बढ़ गया। पल भर के गुस्से में उसने सुधा के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। और उसी रात गुस्से में अंधा हुआ रवि सुधा को घर से बाहर निकाल देता है। मायके जाने की उसमें हिम्मत नहीं थी और नतीजा ये हुआ, सुधा ने अपनी जान ले ली। चलो बेटा, जल्दी करो, सुधा के ससुराल वालों ने बुलाया है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। कल ही तो बिटिया अपने ससुराल गई थी, फिर आज अचानक क्यों बुलाया है? सुधा के ससुराल के चारों ओर भीड़ छा गई थी। आंगन से सड़क तक लोग खड़े थे
उंगलियां तने हुए बातें कर रहे थे और होठ फुसफुसाकर तरह तरह की अफवाहें उड़ा रहे थे। कुछ पुलिस वाले भी आए हुए थे। घर के आंगन में सुधा जमीन पर थी। उसके पास ही राम प्रसाद बैठा था, सिर झुका हुआ, आंखें लाल लाल। छोटे भाई रोया जा रहा था। रवि बेटा, तू भाग जा, तूने कुछ नहीं किया है, बस चल यहाँ से। रवि बच निकलो बेटा, तुम निर्दोष हो, यहाँ रुकना ठीक नहीं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे द्वारा मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका हिसाब मैं तुमसे लूंगा। मैं तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगा। रवि को सुधा को प्रताड़ित करने व उसके जीवन को अस्थिर करने के अपराध में दोषी ठहराया और उसे 10 साल की सजा सुनाई।